उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नाम हमेशा चर्चा में रहता है। किसी के लिए वो संत हैं तो किसी के लिए एक सख्त प्रशासक। आखिर कौन है योगी आदित्यनाथ? चलिए आज उनकी कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। कुछ लोगों के लिए वो हैं एक संत जिनका कहा हुआ हर लफ्ज एक आदेश की तरह है, तो कुछ के लिए वो हैं एक योगी जो अध्यात्म और राजनीति दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। और हाँ, बहुत से लोगों के लिए वो एक बेहद सख्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनके फैसले सही हो या गलत हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तो सवाल यही है, एक ही इंसान और इतने अलग अलग रूप, आखिर कैसे? चलिए आज इसी सफर को समझते हैं अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने की पूरी कहानी। इस कहानी की शुरुआत के लिए चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब वो योगी आदित्यनाथ नहीं थे, न भगवा कपड़े थे और न ही राजनीति का कोई मंच। तब उनका नाम था अजय सिंह बिष्ट। पैदा हुए उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पंचूर में। पिताजी फॉरेस्ट रेंजर थे और मां होममेकर। 7 भाई बहनों का एक बिल्कुल आम पहाड़ी परिवार। उनका बचपन भी आम पहाड़ी बच्चों जैसा ही था, काफी डिसिप्लिन्ड और मेहनत वाला। सुबह जल्दी उठो, घर के काम करो और फिर मीलों पैदल चलकर स्कूल जाओ। रोज का यही रूटीन था। देखिए, पिताजी तो चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी कर ले, लेकिन अजय के मन में ना कुछ अलग ही चल रहा था। वो आम सेट इन स्टोन वाली जिंदगी शायद उनके लिए थी ही नहीं। और बस यहीं से उनकी जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मैथ्स में बीएससी तो कंप्लीट कर ली, लेकिन जब डिग्री हाथ में आई तो वो एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां से आगे का रास्ता चुनना था। उनके सामने 2 ऑप्शन थे, बिल्कुल साफ। एक तरफ एक स्टेबल सरकारी नौकरी, एक सेटल्ड लाइफ, और दूसरी तरफ अध्यात्म का अनजान रास्ता, एक बड़े मकसद की खोज में। और उन्होंने चुना दूसरा रास्ता, जो ज्यादा मुश्किल था। एक दिन बिना किसी को कुछ बताए वो घर से निकल गए। ये फैसला आसान बिल्कुल नहीं था। कहा जाता है कि मां के आंसू भी थे, पिताजी का गुस्सा भी, लेकिन अजय अपने फैसले पर अडिग रहे। घर छोड़ने के बाद उनका सफर उन्हें एक ऐसी जगह ले आया जहां उनकी पुरानी पहचान अजय सिंह बिष्ट हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। वो पहुंचे सीधे गोरखपुर, मशहूर गोरखनाथ मठ। वहां उनकी मुलाकात हुई महंत अवैधनाथ से, जो उस वक्त मठ के हेड थे और एक सिटिंग एमपी भी। कहते हैं कि महंत ने उनके अंदर लीडरशिप का एक अलग ही स्पार्क देखा था। मठ में आने के बाद उन्होंने दीक्षा ली और एक नए जीवन की शपथ ली। इसमें शामिल था कठोर अनुशासन, ब्रह्मचर्य, सेवा भाव और सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्र प्रथम, यानी देश सबसे पहले। और बस उसी दिन से अजय सिंह बिष्ट का नाम इतिहास बन गया और जन्म हुआ एक नई पहचान का, योगी आदित्यनाथ। ये टाइम था 1990s का। राम मंदिर आंदोलन अपने पीक पर था। अपने गुरु महंत अवैधनाथ के कहने पर योगी आदित्यनाथ ने मठ से बाहर निकलकर पॉलिटिक्स की दुनिया में कदम रखा और साल 1998 में गोरखपुर से लोकसभा इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। और जानते हैं उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 26 साल। उन्होंने वो इलेक्शन जीता और एक शानदार जीत के साथ देश के सबसे यंग एमपीज में से एक बनकर पार्लियामेंट पहुंचे। पार्लियामेंट में आने के बाद उन्होंने बहुत जल्द अपनी एक अलग ही एकदम बेबाक पहचान बना ली। उनके पॉलिटिकल स्टाइल में ना कोई मिडिल ग्राउंड नहीं था। पार्लियामेंट में उनकी इमेज एक ऐसे नेता की थी जो बिल्कुल साफ और सीधी बात करते थे। इसका असर यह हुआ कि उनकी स्पीचेस या तो उनके सपोर्टर्स को बहुत पसंद आती थी या फिर उनके ओपोनेंट्स उनकी कड़ी आलोचना करते थे। पार्लियामेंट से सड़क तक अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए साल 2002 में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, हिंदू युवा वाहिनी। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, हिंदू समाज को एक करना और राष्ट्रवादी सोच को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाना। तो पहाड़ों का एक लड़का सन्यासी बना और फिर देश का सबसे यंग एमपी। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत थी। असली पावर, असली टेस्ट और सबसे बड़ा फैसला, वो सब अभी आना बाकी था। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो 2017 में हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। सवाल ये था कि क्या भगवा वस्त्र पहनने वाला एक संत जिसके पास कोई प्रशासनिक अनुभव ही नहीं था, क्या वो वाकई उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े और सच कहें तो जटिल राज्य को चला पाएगा? यही सवाल हमारी आज की पूरी पड़ताल का केंद्र है। अब देखिए,
योगी मॉडल को समझने के लिए ना सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उन्हें विरासत में मिला क्या था। मतलब 2017 से पहले उत्तर प्रदेश था कैसा, जमीनी हकीकत क्या थी। चलिए एक नजर डालते हैं। तो 2016 तक उत्तर प्रदेश की पहचान कुछ ऐसी थी। अपराध मतलब आम बात, आम आदमी के लिए सड़क पर निकलना भी एक सवाल था। फिर था माफिया राज, इनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि मानो का एक समानांतर सरकार चल रही हो। राजनीति पूरी तरह से जाति के समीकरणों में फंसी हुई थी, और इन सब के ऊपर भ्रष्टाचार जो सिस्टम में एकदम अंदर तक घुस चुका था। इन सब का नतीजा एक ऐसी कानून व्यवस्था जो पूरी तरह चरमरा चुकी थी और जिस पर से लोगों का भरोसा आप कह सकते हैं लगभग उठ ही चुका था। और ठीक इसी माहौल के बीच हुए 2017 के चुनाव, एक ऐसा चुनाव जिसने नतीजा तो जबरदस्त दिया, लेकिन उस नतीजे से जो चेहरा मुख्यमंत्री बनकर सामने आया उसकी उम्मीद सच मानिए किसी को भी नहीं थी। आंकड़े देखिए, 403 में से 312 सीटें। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये एक तरह की सुनामी थी। बीजेपी को मिला प्रचंड बहुमत, और इतनी बड़ी जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इस विशाल जनादेश का चेहरा कौन होगा, कौन संभालेगा कमान। और जो जवाब आया उसने सबको सचमुच चौंका दिया। योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर से लगातार 5 बार के सांसद, कभी कोई चुनाव नहीं हारे। उनकी पहचान एक फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता की तो थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं। उन्हें कभी उस रेस में माना ही नहीं गया। उनकी छवि एक राजनेता से कहीं ज्यादा एक धार्मिक नेता की थी, और इसीलिए जब 19 मार्च 2017 को उनके नाम का ऐलान हुआ तो यह पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के लिए एक जबरदस्त झटका था। और ये सरप्राइज क्यों था? वजह बिल्कुल साफ थी। सोचिए, एक सन्यासी जो अविवाहित है, हमेशा भगवा वस्त्र पहनता है, और सबसे बड़ी बात, जीरो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, सरकार चलाने का, कोई मंत्रालय संभालने का कोई अनुभव नहीं था। तो सवाल उठना तो लाजमी था कि क्या यह प्रयोग कामयाब होगा। शपथ लेने के ठीक बाद उनका पहला बयान आया। बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं था, बिल्कुल टू द पॉइंट। उन्होंने कहा, मैं जनता का सेवक हूं और उत्तर प्रदेश को भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा। बस छोटा सा बयान, लेकिन इसने उनके इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे। ये एक तरह से आने वाले एक्शन का एक स्पष्ट संकेत था। तो चलिए अब एक्शन में आते हैं, देखते हैं कि वो कौन सी नीतियां थीं, वो कौन से कदम थे जिन्होंने मिलकर इस योगी मॉडल को बनाया। देखिए, गद्दी पर बैठते ही उनका पहला और सबसे बड़ा फोकस था लॉ एंड ऑर्डर। राज्य की जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था थी उसे पटरी पर लाना, और इसके लिए उन्होंने 2 बहुत बड़े और कहें तो बहुत चर्चित कदम उठाए। पहला, सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए एंटी रोमियो स्क्वाड, और दूसरा, पुलिस को दी गई खुली छूट, एक फ्री हैंड कि अपराधियों से सख्ती से निपटो। और यहीं से शुरू हुई वो एनकाउंटर पॉलिसी जो काफी विवादों में भी रही। और जानते हैं, इसी एक्शन का एक नतीजा ये भी हुआ कि उन्हें एक नया नाम मिल गया, बुलडोजर बाबा। अब ये सिर्फ एक निकनेम नहीं था, ये अपने आप में एक पॉलिसी का सिंबल बन गया। आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि माफिया को अगर खत्म करना है तो उनकी आर्थिक कमर तोड़नी पड़ेगी, और इसके लिए उनकी अवैध संपत्तियों पर, उनके गैर कानूनी कब्जों पर बुलडोजर चला दिया गया। ये एक ऐसा एक्शन था जो जमीन पर सबको साफ साफ दिखा, और इसने एक बहुत ही कड़ा मैसेज भेजा। लेकिन कहानी सिर्फ सख्ती और लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है। योगी मॉडल का एक दूसरा पहलू भी है जो उतना ही जरूरी है, और वो है विकास और धर्म। इन दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना। और ये डबल फोकस साफ दिखता है। एक तरफ आप देखिए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, नए एक्सप्रेसवे का जाल बिछा, एयरपोर्ट्स बने, बड़े शहरों में मेट्रो का काम तेज हुआ। मकसद था कि राज्य की कनेक्टिविटी सुधरे, आर्थिक माहौल बदले। और दूसरी तरफ अयोध्या, काशी, मथुरा, इन बड़े धार्मिक स्थलों का कायाकल्प किया गया। इसके पीछे मकसद सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि इन जगहों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी एक नई जान देना था। तो सवाल ये उठता है कि इन सब कदमों का, इन नीतियों का नतीजा क्या हुआ? क्या उत्तर प्रदेश की वो दशकों पुरानी पहचान वाकई बदली? ये जो बदलाव है वो इस तुलना से बिल्कुल साफ हो जाता है। एक जमाना था जब यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था। ये एक एक्रोनिम था, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मतलब जो राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े थे। वहां से यूपी की छवि को एक इन्वेस्टमेंट हब के तौर पे पेश किया गया, एक ऐसी जगह जहां अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रहे हैं, जहां लाखों करोड़ के निवेश की बातें हो रही हैं। तो ये एक बड़ा शिफ्ट था।
और फिर आया लिटमस टेस्ट 5 साल बाद 2022 का चुनाव। एक तरह से ये इन सारी नीतियों पर जनता का फैसला था, और जो नतीजा आया वो राजनीतिक लिहाज से बहुत बहुत बड़ा था। बड़ा इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इतिहास बना दिया। यूपी की पॉलिटिक्स में 37 साल बाद ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करे और फिर से फुल मेजॉरिटी के साथ सत्ता में वापस आए। तो इस जीत को सीधे सीधे उनके गवर्नेंस मॉडल पर जनता की मोहर माना गया। तो चलिए अब आखिर में इस सवाल पर आते हैं कि योगी आदित्यनाथ की विरासत क्या है, और जाहिर है इसे लेकर नजरिए भी एक नहीं है, अलग अलग हैं। उनके शासन को लेकर ना 2 तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ हैं उनके आलोचक, उनका कहना है कि ये एक कट्टर हिंदुत्व एजेंडा है। वो अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों और मानव अधिकारों के उल्लंघन पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं उनके समर्थक। उनका तर्क ये है कि भाई जो सिस्टम दशकों से बिगड़ा हुआ था उसे ठीक करने के लिए ऐसा ही मजबूत नेतृत्व और ऐसे ही कड़े कदम जरूरी थे। और वो ये भी कहते हैं कि ये कार्रवाई किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपराधियों के खिलाफ थी। तो अगर उनकी विरासत को समेटना हो तो उनके समर्थक इसे 3 पिलर्स पे खड़ा हुआ देखते हैं। पहला, अपराधियों के मन में डर। दूसरा, आम जनता में सुरक्षा का भरोसा। और तीसरा, एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकारी मशीनरी में अनुशासन। और एक बात तो तय है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके काम ने उन्हें राज्य की सीमाओं से बहुत आगे पहुंचा दिया है। आज वो एक राष्ट्रीय कद के नेता हैं, एक ऐसा चेहरा जिनके हर एक एक्शन पर, हर एक बयान पर पूरे देश की नजर होती है। तो इस पूरी पड़ताल को हम इसी एक लाइन पर खत्म करते हैं। कोई उनसे सहमत हो सकता है, कोई असहमत, लेकिन आज भारतीय राजनीति में योगी आदित्यनाथ एक ऐसी हकीकत हैं जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। अपने समर्थकों के लिए ये विकास और सुरक्षा का प्रतीक है, तो आलोचकों के लिए कह सकते हैं विवाद का विषय। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योगी मॉडल की। तो चलिए इसके पीछे की सोच और जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो लाइन है ना, इतिहास गवाह है, जब जब सत्ता में तपस्वी आया है व्यवस्था बदली है, ये इस पूरी चर्चा का कह लीजिए सेंटर पॉइंट है। मतलब इसका असल दावा ये है कि जब कोई तपस्वी, कोई सन्यासी पावर में आता है तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल चेंज नहीं होता, बल्कि ये शासन करने के तरीके में ही एक बुनियादी बदलाव ले आता। तो भाई इस मॉडल को अगर समझना है तो सबसे पहले उस शख्स को समझना होगा जिसके इर्द गिर्द ये पूरा मॉडल बना है। आखिर ऐसा क्या है जो उनकी प्रोफाइल को बाकी नेताओं से इतना अलग बनाता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात, उनका कोई अपना निजी परिवार नहीं है। अब इसका सीधा असर ये होता है कि वो परिवारवाद या अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के उन आरोपों से अपने आप दूर हो जाते हैं जो अक्सर हमें इंडियन पॉलिटिक्स में सुनने को मिलते हैं। और इसी से जुड़ी दूसरी बात है कि उनके नाम पर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी, कोई निजी संपत्ति भी नहीं है। ये बात त्याग वाली उनकी इमेज को और मजबूत करती है, जो उनके समर्थकों को काफी पसंद आती है। और तीसरा पहलू है उनकी एकदम सिंपल लाइफस्टाइल, कोई लग्जरी नहीं। तो देखिए, न कोई परिवार, न अपनी कोई प्रॉपर्टी और एक सादा जीवन, ये तीनों चीजें मिलकर सत्ता में एक तपस्वी शासक की इमेज बनाती हैं, जो उन्हें पारंपरिक नेताओं की भीड़ से अलग खड़ा करती हैं। ठीक है, तो पर्सनालिटी से हटकर अब जरा देखते हैं कि इस गवर्नेंस मॉडल की नींव किन आइडियाज पर रखी गई है। ये पूरा मॉडल 3 मेन पिलर्स पर टिका हुआ है। और इस मॉडल का जो कोर आइडिया है, जो मूल मंत्र है, वो ये है, विकास तभी संभव है जब समाज सुरक्षित हो। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि वो बुनियाद है जिस पर शासन की पूरी इमारत खड़ी की गई है। मतलब यहाँ सिक्योरिटी को डेवलपमेंट की पहली और सबसे जरूरी शर्त माना गया है। तो कौन से हैं वो 3 पिलर्स? पहला, लॉ एंड ऑर्डर को सबसे ऊपर रखना, मतलब टॉप प्रायोरिटी देना। दूसरा, डेवलपमेंट को कल्चरल और रीजनल आइडेंटिटी के साथ जोड़ना। और तीसरा, एक ऐसा माहौल बनाना जहां आम लोग बिना डरे जी सकें। अच्छा, थ्योरी तो ठीक है, लेकिन ये बातें असल में जमीन पर कैसे लागू होती हैं? अब हम यही देखेंगे कि इन पिलर्स को खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर असली पॉलिसीज में कैसे बदला गया। और इस मॉडल की जो सबसे बड़ी पहचान बन गई है वो है क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। ये एक ऐसा शब्द है जो इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरी तरह से जुड़ चुका है। तो जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ, चलिए समझते हैं। इसके 3 सीधे सीधे सिद्धांत हैं। पहला, क्रिमिनल्स के साथ कोई समझौता नहीं। दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी माफिया राज के लिए कोई जगह नहीं। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे किसी का धर्म या जाति कुछ भी हो। और इस पॉलिसी का नतीजा क्या निकला?
जो भी अवैध संपत्ति थी उसे जब्त कर लिया गया। और ये एक्शन सिर्फ कहने के लिए नहीं था। आंकड़े बताते हैं कि माफिया के कब्जे से हजारों करोड़ की जमीन छुड़वाई गई। और इस मॉडल का एक बड़ा दावा यह भी है कि जिस जमीन पर कभी अवैध साम्राज्य खड़े थे, आज उसी जमीन पर गरीबों के लिए घर, स्कूल और अस्पताल बनाए जा रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये मॉडल सिर्फ क्राइम और सिक्योरिटी तक ही सीमित नहीं है। अब जरा देखते हैं कि गवर्नेंस के इस तरीके को समाज के दूसरे जरूरी हिस्सों में कैसे लागू किया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये मॉडल सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक ही नहीं रुका, इसका असर समाज के दूसरे वर्गों तक भी पहुंचाया गया। महिलाओं की सेफ्टी और एम्पावरमेंट के लिए मिशन शक्ति जैसे बड़े प्रोग्राम शुरू हुए। किसानों के लिए कर्ज माफी और सिंचाई पर फोकस किया गया। और बात करें युवाओं की, तो नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने के साथ साथ एग्जाम में धांधली करने वाले नकल माफिया पर भी सख्त एक्शन लिया गया। अब देखिए, कोई भी पॉलिटिकल मॉडल हो, उसकी तारीफ करने वाले भी होते हैं और उसकी आलोचना करने वाले भी। और योगी मॉडल तो इसका एक बड़ा उदाहरण है। ये मॉडल समाज में बहुत मजबूत राय बनाता है। कुछ लोग इसके सख्त सपोर्ट में हैं, तो कुछ इसके सख्त खिलाफ। यहाँ हम दोनों तरफ की दलीलें एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ हैं आलोचक, जो कहते हैं कि बहुत ज्यादा सख्ती बरती जाती है, असहिष्णुता है और ह्यूमन राइट्स के मुद्दे उठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है समर्थक, जिनका मानना है कि पहली बार सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, क्रिमिनल्स के मन में कानून का डर बैठा है और राज्य की इमेज पहले से काफी बेहतर हुई। तो अब आखिर में बात करते हैं भविष्य की। उत्तर प्रदेश में उनके काम को देखते हुए अब उनके पॉलिटिकल फ्यूचर और नेशनल रोल को लेकर भी बातें होने लगी हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं। तो ऐसी क्या बातें हैं जिनकी वजह से उनकी नेशनल लेवल पर चर्चा होती है? उनकी इमेज एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर और एक ऐसे निर्णायक नेता की है जो सख्त फैसले लेने से हिचकाते नहीं। इसके साथ साथ उनकी एक क्लियर आइडियोलॉजी और एक बड़ा जनाधार उन्हें नेशनल पॉलिटिक्स में एक मजबूत दावेदार बनाता है। और इन्हीं सब बातों के आधार पर आज पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा है, क्या उत्तर प्रदेश का ये मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर भी दोहराया जा सकता है? वैसे जब भी उनसे उनके भविष्य के प्लान्स के बारे में पूछा जाता है तो उनका जवाब आमतौर पर यही होता है। ये एक बहुत ही नपा-तुला पॉलिटिकल जवाब है जो आगे के लिए सारे दरवाजे खुले रखता है। चलिए, भविष्य की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन एक और बुनियादी सवाल है कि उनकी विरासत क्या होगी। हिस्ट्री उत्तर प्रदेश पर उनके शासन को किस तरह से देखेगी, कैसे याद रखेगी? आखिरकार बात सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर की नहीं है। उनके समर्थकों के लिए वो राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव और एक नए दौर की शुरुआत के प्रतीक बन चुके हैं। और इसी के साथ हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने ये सारी बात शुरू की थी। ये लाइन हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या सच में एक तपस्वी का शासन व्यवस्था को बदल देता है? इस सवाल का सही जवाब तो शायद वक्त और इतिहास ही देगा।